नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक में। मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी। मैं इस समय मौजूद हूं ईरान की राजधानी तेहरान के अंदर और लगातार मैं यहां पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। इस समय यहां के हालात हर पल पल बदलते जा रहे हैं। खास बात यह भी कि पिछले 24 घंटों में जो डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग नेतन्याहू से हुई है, उसके बाद समीकरण या स्थिति और ज्यादा बदलती हुई नजर आ रही है। खास बात यह भी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो फिर निश्चित तौर पर कोई बड़ी चेतावनी नहीं दी जाएगी, बल्कि बड़ा एक्शन किया जाएगा। यानी और ये एक्शन इससे बड़ा यानी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने के बाद ईरान में परिस्थितियां अब फिर से बदल गई हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे से अगर मैं ईरान की बात करूं तो ईरान में पिछले 24 घंटे पहले यहां का नेशनल डेटा हजारों की संख्या में लोग यहां की सड़कों पर मौजूद थे, लेकिन 24 घंटे बाद स्थिति बदल चुकी है। लोग कम है, लगातार लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, आवाजाही कम है, लेकिन ये आप जरूर मान के चलिए कि ये शांति या फिर आप कह सकते हैं कि ये कामनेस सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर भी है कि शायद ईरान भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। ईरान ने अपने बॉर्डर इलाकों के अंदर अपनी फोर्सेस को तैनात कर रखा है। ईरान ये कई बार कह चुका है कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, उंगलियां सिर्फ ट्रिगर पर है और ट्रिगर दबाने की जरूरत है, फिर एक महायुद्ध की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन खास बात यह भी कि लगातार ईरान नेगोशिएशन की टेबल भी बैठा हुआ है, लगातार उस बारे में भी बातें कर रहा है। लेकिन ईरान को उम्मीद है कि शायद अमेरिका से बातचीत के मामले में चीजें आगे बढ़ जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ईरान रिटेलिएट भी कर सकता है। तो आज जब मैं यहां मौजूद हूं तो मैं आपको यहां की परिस्थितियां बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि इस समय यहां के ताजा हालात कैसे हैं और खास तौर पर ईरान की तैयारियां इस समय कैसी हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो बातचीत की बातें कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में अपनी सैन्य मुस्तैदी भी बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। पिछले हाल ही के दिनों में हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने ना सिर्फ अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा कई ऐसे कह सकते हैं डिस्ट्रॉयर्स, अपने शिप्स को है वो मिडिल ईस्ट के इलाकों में भेजा हुआ, जिनकी संख्या अभी करीबन 12 से 13 बताई जाती है। खास बात यह भी कि अमेरिका की तरफ से यह भी संकेत मिले हैं कि वो अपना एक और एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार जल्दी ही मिडिल ईस्ट के इलाकों में भेज सकता है, जो ईरान के बेहद करीब होगा। यानी ईरान को दोनों तरफ से ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के साथ साथ अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि अगर किसी एक मसले पर ईरान नहीं माना तो फिर ईरान पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा सकता है, और ये सिर्फ तभी किया जा सकता है जब वहां पर अमेरिका की सैन्य तैयारियां पूरी हो जाएंगी। अमेरिका ने इससे पहले भी अपनी फेज 1 की तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन जैसे ही ईरान की तरफ से रिटेलिएशन के संकेत मिले, ईरान की तरफ से ये संकेत मिले कि ईरान लगातार बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर सकता है, अमेरिका अपने फेज 2 ऑपरेशंस में चला गया। फेज 2 यानी लगातार उसने अपनी तैयारियों को और ज्यादा मुस्तैद कर दिया, अपने कई एयर डिफेंस सिस्टम्स को इन इलाकों में तैनात कर दिया। यानी बातचीत की टेबल तो सजी हुई है, लेकिन दोनों तरफ से तैयारियां पूरी भी की जा रही हैं ताकि किसी भी हालात में, परिस्थितियों में एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई के अंदर बड़ी चुनौती या फिर बड़ा संकेत या बड़ा सबक सिखाया जा सके। फिर बमबारी होगी। फिर धुआं धुआं होगा आसमान। फिर निशाने पर आएगा ईरान। फिर मचेगा कोहराम। यही वो तारीख है जब अमेरिका ने सिर्फ 15 मिनट में ईरान की कमर तोड़ दी थी। जिन परमाणु ठिकानों पर ईरान इतराता रहा, अकड़ दिखाता रहा, सारे के सारे कुछ मिनटों में खंडहर में बदल गए। अमेरिका के 7 V2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने एक के बाद एक 14 बम गिराए। बंकर बस्टर बॉम्ब ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो और नतांज को मटियामेट कर दिया। दूसरा हमला अमेरिका ने समंदर से किया। यहां से 2 दर्जन से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स दागी। इससे इस्फान परमाणु सेंटर तबाह हो गया। इस ऑपरेशन में कुल 125 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया। इसे इतिहास का सबसे बड़ा V2 ऑपरेशन बताया जा रहा है। IRGC, बल्कि अगर आप देखें कि
जो बाशिर फोर्स है या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो तैनात की गई थी। सर्विलेंस किया जा रहा है, पूरी नजर रखी जा रही है, क्योंकि ईरान को ये डर है कि शायद इजराइल या फिर अमेरिका मिलकर कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे, और इसी का नजर आपको बॉर्डर एरियाज में दिखता है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि उनका हाथ इस समय, उनकी उंगलियां इस समय ट्रिगर पर है, यानी वो भी इस फिराक में है कि अमेरिका कुछ करे या इजराइल कुछ करे और फिर उसके बारे में जवाबी कार्रवाई ईरान कर सके। अमेरिका ने एक बार फिर मिडनाइट हैमर की धमकी दी। ईरान के साथ शांति पर बातचीत हो रही है, लेकिन ट्रंप ने शांति वार्ता में जंग वाली चेतावनी देकर बता दिया कि ईरान में तबाही आने वाली है। इस बार हमला पहले से बड़ा होगा, घातक होगा, बड़ी तबाही वाला होगा। जहां ना सिर्फ ईरान के लिए बाहरी खतरा बल्कि अंदरूनी खतरा भी सबसे ज्यादा है। दरअसल पिछले 1 महीनों में ईरान के अंदर जो रिवॉल्ट या फिर आप कह सकते राइट्स हुए, उसने ईरान के अंदर डोमेस्टिक या फिर अंदरूनी तौर पर कई सवाल खड़े कर दिए। हालांकि ईरान का साफ तौर पर कहना है कि ये सारी चीजें इजराइल और अमेरिका द्वारा ही की गई है। इसी वजह से लगातार ईरान बेहद खामोश है, लेकिन इस खामोशी के पीछे ईरान की वो तैयारियां भी हैं जो दिखाती है कि ईरान अपने फुल फ्लेज वॉर के लिए इस समय तैयार है। कल इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में करीब 3 घंटे तक प्राइवेट मीटिंग हुई। इसके ठीक बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा, मीटिंग में कुछ भी फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने नेतन्याहू को बताया कि ईरान के साथ बातचीत को जारी रखना उनकी प्राथमिकता है। अगर डील हो गई तो अच्छा, वरना हम देखेंगे क्या होता है। ट्रंप ने 2 टूक कहा कि जून 2025 में जब ईरान ने न्यूक्लियर डील ठुकराई तो अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर B2 बम वर्षकों से हमला किया। इसे मिडनाइट हैमर नाम दिया था। मिडनाइट हैमर का जिक्र कर ट्रंप ने साफ कर दिया कि अगर ईरान ने डील नहीं मानी तो क्या हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया के किसी एक नेता ने अगर व्हाइट हाउस में उनके साथ सबसे ज्यादा मुलाकात की है तो वो हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की 11 फरवरी को एक बार फिर मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात उनकी पिछली मुलाकातों से कुछ अलग थी, क्योंकि अब की बार कैमरों के सामने आकर कोई बयान नहीं दिया गया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उनकी बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात बहुत अच्छी रही, ईरान के मुद्दे पर भी बात हुई और अमेरिका ईरान को बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने का मौका देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे आशंका के सवाल इसलिए भी हैं क्योंकि जब जब ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, पश्चिम एशिया के इलाके में कुछ बड़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए बातचीत का रास्ता भी खुला। ओमान में पहले दौर की वार्ता शुक्रवार यानी 6 फरवरी को हुई। इस बातचीत को सभी पक्षों ने अच्छा बताया, लेकिन कोई सहमति भी नहीं बनी। न तो ईरान मिसाइल कम करने के लिए तैयार हुआ और न ही अमेरिका अपने जंगी बेड़े की रफ्तार कम करने के लिए राजी हुआ। अब दूसरे दौर की बातचीत का इंतजार है, लेकिन ये तारीख कब आएगी कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा ना हो कि बातचीत से पहले ईरान और अमेरिका में महायुद्ध छिड़ जाए। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ सुमित चौधरी, तेहरान, आज तक। इस समय आज तक की टीम मौजूद है एक तरीके के जो ईरान का सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी सेंटर है, यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जो ना सिर्फ सिविलियन बल्कि आर्मी के लिए भी जो ड्यूल यूज़ के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका इनोवेशन उसके लिए काम किया जाता है। दरअसल सैंक्शंस के बावजूद भी ईरान किस तरीके से लगातार काम कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर, ये बड़ा मेजर कंसर्न खासतौर पर रहा है। पिछले कई दशकों से, कई लंबे समय से ईरान पर इसी तरीके के सैंक्शंस लगाए हुए हैं और आज हम आपको इसी ईरान की सिलिकॉन वैली के अंदर हम लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा ये है ईरान की सिलिकॉन वैली, यानी वो महत्वपूर्ण इलाका जहां पर सभी टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम किया जाता है। और अभी आज तक की टीम दुनिया की एक ऐसी बड़ी टीम है, एक पहली टीम होगी जो इस समय ईरान के इसी इलाके में, इस सिलिकॉन वैली के इस सेंटर में मौजूद है, जहां पर हम ना सिर्फ ईरान के कई महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे बल्कि ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस समय ईरान में ताज़ा हालातों में भी कैसे अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या फिर खासतौर पर अपने तकनीक के ऊपर कैसे काम किया जा रहा है। और शायद ये भी कि आखिरकार इस समय जब सैंक्शंस लग रहे हैं तो कितनी तेजी से उनकी मिसाइल हो, उनकी जो दूसरी साजो सामान है उसके लिए भी ईरान कैसे तैयारियां कर रहा है। किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है अगर उसको अपनी सुरक्षा करनी है या फिर आप कह सकते हैं कि उसको आगे बढ़ना है तो उसके लिए उसके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो उसकी देश की क्षमताओं को, उसकी सुरक्षा के आगे बढ़ा सके। ईरान जब से सैंक्शन झेल रहा है उसके पास ये सारी सहूलियतों की कमी इस वजह से हो गई क्योंकि यूरोप के कई देशों ने ईरान को सामान देने से मना कर दिया। ऐसे में ईरान के पास एक ही उपचार था या एक ही तरीका था कि वो अपनी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करे। लेकिन
विदाउट इतने सारे सैंक्शंस के बावजूद, लगातार इतने ज़्यादा विरोध के बावजूद वो कैसे हो पाता। इस समय हम जहाँ मौजूद हैं ये वही एक रिसर्च सेंटर है जो ईरान का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर लगातार ईरान जो है वो ऐसे कई इनोवेशंस अपने आप करता रहता है, जिसमें ना सिर्फ अगर आप देखें तो कि वो अभी इम्पॉर्टेंट ये है कि ये इस पूरे इलाके को अगर आप समझें तो ये पूरा इलाका समझाने के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके की रिसर्च की जाती है। अगर आप देखें तो ये इनोवेशन जो है वो छोटी छोटी इनोवेशंस है, लेकिन ये ईरान के खुद बनाई हुई इनोवेशंस है, जिसमें आपका सर्वेलेंस इक्विपमेंट के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जो होती हैं, आपकी डेटा रीडिंग के लिए जो चीज़ें होती हैं, इसके अलावा जो आपको सर्वेलेंस के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सारी चीज़ें ईरान खुद डेवलप करता है। अगर आप देखें आज हमें बताया गया कई ऐसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ पर बनाया जाता है। एक छोटी सी मशीन जो बताई गई वो ये था, जब आप कोई भी बड़े आप कह सकते हैं इक्विपमेंट बनाते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट बना रहे हो, चाहे वो टैंक बना रहे हो, तब उसको अक्सर जोड़ने के लिए जो मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, उन मशीनों के प्रेशर जो मशीन होते हैं उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि वो भी मशीन जो है बैन थी ईरान में। तो ऐसे में ईरान ने कुछ ऐसी मशीनें अपने आप डेवलप की हैं, और ये इसलिए भी अगर आप देखें तो आपको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें वो इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो ईरान खुद डेवलप कर रहा है, ईरान खुद बना रहा है। और ये शायद इसीलिए भी क्योंकि ईरान के लिए भी सारी चुनौतियां इसी बात को लेकर है कि वो आगे आने वाले वक्त में अपने आप कैसे आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि लगातार सैंक्शन अमेरिका की तरफ से भी हैं, यूरोप के कई देशों की तरफ से भी है, और सिर्फ जो ईरान के पास जो सहयोग बचता है वो बचता है चीन का, कुछ सहयोग बचता है आप कह सकते हैं कि रूस का। तो ऐसे में भारत कैसे, या फिर आप कह सकते हैं कि कैसे लगातार ईरान आगे बढ़े, इसके लिए यहाँ पर ये रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। और इंडिया टुडे ग्रुप आज तक की टीम आज पहुंची है इस सबसे बड़े रिसर्च टेक्नोलॉजिकल हब में ईरान के, और ये दिखाने की आपको कोशिश कर रही है कि इन युद्ध के मैदानों में भी कैसे एक तरफ युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जो टेक्नोलॉजी है, जो रिसर्च है, या फिर जो काम है देश को, उसके लिए आगे काम किया जा रहा है। दरअसल इस पूरी कवायद के अंदर ईरान भी चाहता है कि अमेरिका के साथ डील बन जाए और ये पूरी बातचीत सफल हो जाए। अमेरिका भी कुछ ऐसा ही चाहता है, लेकिन अमेरिका कुछ कड़ी शर्तों के साथ इस बार उतरा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर रोक लगाना, या फिर उसकी लिमिट 300 किलोमीटर के अंदर करना। अब इस पर ईरान तैयार नहीं है। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि उसकी तैयारी या उसकी बातचीत सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम को लेकर होगी, या न्यूक्लियर डील को लेकर होगी, या न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर होगी। बैलिस्टिक मिसाइलों में उसका जिक्र नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इजराइल भी इसमें कूद चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से ना सिर्फ इन बातों को लेकर हुई कि वो कड़े से ईरान पर ये प्रेशर डाले कि वो बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी इस प्रोग्राम को रोक दे या लिमिट कर दे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल ये भी चाहता है कि सही मौका है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि इस समय ईरान के अंदर रिजिम कमजोर है या परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदली हुई है। लेकिन अमेरिका अभी बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ है, और अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से दोबारा से इस बातों को दोहराना कि पिछली बार से ज्यादा इस बार जवाब दिया जाएगा, कड़े से जवाब दिया जाएगा, रिसर्च सेंटर और न्यूक्लियर साइट्स पर जवाब दिया जाएगा। यह अंदेशा था ईरान पर एक तरीके का साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने का। वहीं ईरान ये मान चुका है कि वो कम से कम इन पॉइंट्स के ऊपर, यानी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम पर या बैलिस्टिक मिसाइलों की शर्त पर तो पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ईरान के सर्वाइवल का भी मैटर है। शायद यही गतिरोध इस समय इजराइल, अमेरिका और आप कह सकते हैं कि अमेरिका के बीच में बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल अब एक पेज पर आ गए हैं। वो ईरान अब इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि बातचीत के लिए तो वो राजी है, लेकिन उन शर्तों पर जो पहले से डिसाइड थी, नई शर्तें उसमें लागू नहीं की जाएंगी। शांति या युद्ध, आखिर अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिकी राष्ट्रपति क्या चाहते हैं? ट्रंप डील की बात भी कर रहे हैं, बातचीत का मोर्चा भी खोल रखा है, और अपने सबसे आधुनिक बेड़े जॉर्ज H.W. बुश को भी ईरान की ओर कूच कर दिया है। यानी एक हाथ में शांति की मशाल और दूसरे हाथ में युद्ध का रिमोट। तो क्या ट्रंप धमकाकर शांति लाना चाहते हैं? वो बार बार 22 जून की याद दिला रहे हैं, ईरान की घेराबंदी कर रहे हैं। पहले अब्राहम लिंकन जंगी बेड़े ने मोर्चा संभाला, और अब उसका बड़ा साथी जॉर्ज H.W. बुश आ रहा है। अमेरिका के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से
न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान का उसे रोका जाए, और ये हमेशा से अमेरिका की प्रायोरिटी रही है। लेकिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है, जो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है ईरान, और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स है, उसको भी इन टॉक्स का मुद्दा बनाया जाए और उस पर हामी भरी जाए ईरान के साथ, अगर कोई निगोसिएशन या किसी तरह की डील ईरान के साथ होती है तो। अमेरिका ही नहीं, उसका सबसे बड़ा साझेदार साथ ही इजराइल भी अपने सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग का सफल परीक्षण पूरा कर चुका है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये परीक्षण जून 2025 के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के युद्ध में मिले कड़वे अनुभवों के बाद किया गया है। अब इजराइल का आसमान नो फ्लाई जोन जैसा बन गया है। यह सिस्टम न केवल ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों को हवा में ही भस्म कर देगा, बल्कि दुश्मन के घातक ड्रोन्स का भी काल बनेगा। गौर करने वाली बात यह है कि यह सफलता ठीक उसी दिन मिली है जब नेतन्याहू और ट्रंप के बीच ईरान के खात्मे का खाका तैयार हो रहा था। इजराइल में हुए टेस्ट के 2 मायने हैं। एक तो यह कि महायुद्ध का संकेत मिल रहा है, और दूसरा यह कि इजराइल महासुरक्षा के लिए भी तैयार है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू ट्रंप के सामने एक सीक्रेट फाइल लेकर आए थे। इन फाइल्स में मोसाद के 3 बड़े दावे हैं। पहला, ईरान का यूरेनियम डाइल्यूशन का दांव एक झांसा है। दूसरा, ईरान अब भी अपने परमाणु ठिकानों पर चोरी छिपे 60% तक एनरिचमेंट कर रहा है। तीसरा और सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने से कुछ हफ्ते नहीं बल्कि कुछ दिन दूर है। इसके अलावा रिपोर्ट में 2 रास्ते सुझाए गए हैं, या तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम या प्रॉक्सी संगठनों के समर्थन पर पूर्ण पाबंदी लगे, या दूसरा विकल्प यही है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करें। एक फ्लैश पॉइंट है, और अगर इसमें ईरान नहीं मानेगा तो बिल्कुल नेतन्याहू चाहेंगे कि इजराइल जो है ईरान के साथ 2-2 हाथ जरूर करे इसमें, और अमेरिका देखिए वो बिल्कुल शामिल होगा, क्योंकि अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन वहां पे है। एक और एयरक्राफ्ट को भेजने की बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ने कही है इस हफ्ते। उन्होंने कहा है कि मैं कंटेम्पलेट कर रहा हूं कि मैं वहां पे एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेजूं। ब्लॉकेड किया गया ईरान में, ईरान के आसपास जो अमेरिका के बेसेस है वहां पे जो है ऑपरेशंस को लेके बड़ी तादाद में तैयारियां की गई हैं। तो अगर ये टॉक्स फेल होते हैं तो मुझे लगता है कि अमेरिका जरूर इजराइल के साथ होगा और दोनों मिलकर ऑपरेशन